आज हम लोग जेपीएससी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मानव अधिकार के सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। यह जेपीएससी के अलावा सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह हमारा मानव अधिकार का पार्ट दूसरा होगा। इससे पहले के पार्ट में हम लोग मानव अधिकार की परिभाषा, मानव अधिकार और मूल अधिकारों में अंतर तथा मानव अधिकार के इतिहास के बारे में काफ़ी विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। अगर आप इससे पहले के पार्ट को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप इससे पहले के पार्ट को देख सकते हैं ताकि आज का वीडियो और आने वाला वीडियो आपको ठीक प्रकार से समझ में आए। हम जानते हैं कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में कुल 8 अध्याय और 43 धारा हैं। आज से हम लोग एक एक धारा पर काफ़ी विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं और सभी के सभी अध्याय और सभी धाराओं पर हम चर्चा करेंगे ताकि जेपीएससी में आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। ये पार्ट और मानव अधिकार के आने वाले 5 से 6 पार्ट जो होंगे, अगर आप सभी पार्ट को देख लेते हैं, गारंटी आपके इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं होगा और आपको किसी भी नोट्स और किसी भी किताब की आवश्यकता इसके बाद नहीं होगी। हम जानते हैं कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा किया। यहाँ पर 48 अनुच्छेदों का एक घोषणा पत्र तैयार किया और कहा गया कि सभी के सभी देशों को अपने जनता को ज़्यादा से ज़्यादा मानव अधिकार देने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद 1991 ईस्वी को पेरिस में एक बैठक बुलाई गई और इस बैठक में मानव अधिकार के सिद्धांतों का पहली बार निर्धारण किया गया। इसलिए 1991 के इस बैठक को पेरिस सिद्धांत कहा जाता है, इसे पेरिस डिक्लेरेशन कहा जाता है। इस बैठक में कहा गया कि जितने भी देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं वो सारे के सारे देश अपने जनता को मानव अधिकार देने के लिए और मानव अधिकार की सुरक्षा के लिए कानून लाए और एक आयोग यानी कमीशन का गठन करें। क्योंकि भारत भी यूएन का सदस्य हो चुका था, भारत ने भी इस बात को माना और भारत ने भी अपने देश के जनता के मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए संसद में एक कानून लाया जिसे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कहते हैं। और यह अधिनियम, यह एक्ट 1993 में लागू किया गया। इसे ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993 कहा जाता है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत भारत में 3 संस्थाओं का गठन किया गया। पहला, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। दूसरा, राज्य मानव अधिकार आयोग यानी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। और मानव अधिकार न्यायालय यानी ह्यूमन राइट्स कोर्ट। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। तो हम लोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को पढ़ने वाले हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993 28 सितंबर 1993 को लागू किया गया भारत में। आपसे पूछा जाएगा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया गया, तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम भारत में 28 सितंबर 1993 को लागू किया गया। लेकिन इस अधिनियम में राष्ट्रपति का हस्ताक्षर 8 जनवरी 1994 को किया गया। सवाल है कि मानव संरक्षण अधिनियम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले लागू कर दिया गया। हम जानते हैं कोई भी अधिनियम, कोई भी एक्ट कब बनता है, जब उसे संसद में पारित कर दिया जाता है और उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कर दिया जाता है, तब उसे भारत में लागू कर दिया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले यह अधिनियम भारत में लागू हो चुका था। ये कैसे? ये अधिनियम राष्ट्रपति के ऑर्डिनेंस के माध्यम से, राष्ट्रपति के अध्यादेश के माध्यम से 28 सितंबर 1993 ईस्वी को लागू कर दिया गया। बाद में इसे संसद में पारित किया गया और जब संसद में पारित कर दिया गया तो 8 जनवरी 1994 ईस्वी को इसे राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। इस अधिनियम पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कर दिया गया। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जब लागू किया गया, इस समय भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी थे और भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे।
याद रखना है यह पॉइंट, आपसे पूछा जाएगा कि ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993 जब लागू किया गया तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आंसर होगा शंकर दयाल शर्मा, और इस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में, इस अधिनियम में कुल 8 अध्याय हैं, टोटल 8 चैप्टर्स हैं और 43 धाराएं हैं, 43 सेक्शंस हैं। तो आज से हम लोग एक एक अध्यायों के बारे में एक एक अध्याय और एक एक सेक्शन के बारे में, एक एक धारा के बारे में काफ़ी विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जो भी बातें हम बोल रहे हैं वो सांकेतिक तौर पर बोर्ड पे लिखा गया है, आप इसका नोट्स बना सकते हैं। फिर भी अगर कोई मानव अधिकार का संपूर्ण PDF नोट्स लेना चाहते हैं जो कि 25 से 30 पेज का होगा, जो मेरे द्वारा लिखा गया होगा काफ़ी विस्तार पूर्वक, तो उसका बहुत ही न्यूनतम शुल्क रखा गया। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जिसमें आपको 25 से 30 पेज का मानव अधिकार का लेक्चर से संबंधित पूरा नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जो है, इस अधिनियम में अभी तक 2 बार संशोधन किया जा चुका है, अभी तक 2 बार अमेंडमेंट किया जा चुका है। पहला जो अमेंडमेंट है वो मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006, यानी इस एक्ट में पहली बार संशोधन 2006 में किया गया, जो 23 नवंबर 2006 को लागू किया गया। उसके बाद इस अधिनियम पर 2019 में संशोधन किया गया, मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019, जो 27 जुलाई 2019 में लागू हुआ। तो इस अधिनियम पर अभी तक 2 बार संशोधन किए जा चुके हैं। पहला अमेंडमेंट कब हुआ? 2006 ईस्वी को। दूसरा अमेंडमेंट कब हुआ? 2009 ईस्वी को। तो हम जानते हैं कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में कुल 8 अध्याय हैं और 43 धारा है। तो आज हम लोग पहला चैप्टर अध्ययन करने वाले हैं और पहला अध्याय, इसमें प्रारंभिक बातों का उल्लेख किया गया है। पहले अध्याय में धारा 1 और 2 है। तो पहले अध्याय मानव संरक्षण अधिनियम के पहले चैप्टर में 2 सेक्शन हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 के धारा 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मानव संरक्षण अधिनियम का सेक्शन 1 क्या कहता है, धारा 1 क्या कहता है? धारा 1 में इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, इसका विस्तार और लागू होने का डेट का वर्णन किया गया है। हम जानते हैं कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है, लेकिन जब यह 1993 को लागू किया गया था उस समय जम्मू कश्मीर में इसका विस्तार नहीं था, अर्थात जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों पर यह एक्ट या अधिनियम लागू नहीं था। लेकिन वर्तमान में आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है, इसलिए वर्तमान में यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है। और लागू होने का डेट हम पहले भी बता चुके हैं कि यह अधिनियम 28 सितंबर 1993 ईस्वी को भारत में लागू किया गया। इसके बाद हम लोग धारा 2 देखते हैं। धारा 2 में शब्दों के परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में बार बार रिपीट होने वाले जो शब्द हैं उन शब्दों को सेक्शन 2 में रखा गया है और उन शब्दों का अर्थ बताया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में परिभाषाओं का उल्लेख किस सेक्शन, किन धारा में किया गया है? आप कहेंगे धारा 2 में शब्दों के परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है। चलिए देखते हैं धारा 2 में किन किन शब्दों का उल्लेख किया गया है। तो धारा 2 में परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो धारा 21A, धारा 21A में सशस्त्र बल को परिभाषित किया गया है, आर्म्ड फोर्स का अर्थ समझाया गया है। धारा 2K1A में सशस्त्र बल का अर्थ होगा 3 सेना, भारत की सेना और अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री फोर्सेस।
तीन सेना मतलब थल सेना, जल सेना, वायु सेना, और भारत के जो अर्ध सैनिक बल है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ये क्या होंगे? सशस्त्र बल होंगे। इसका मतलब इस अधिनियम में जहाँ पर भी सशस्त्र बलों का उल्लेख होगा, इसका मतलब समझा जाएगा भारत की तीनों सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस। इसके अलावा धारा 2 का 1B में अध्यक्ष शब्द की परिभाषा को बताया गया है। इसमें चेयरमैन को परिभाषित किया गया है। आपसे पूछा जाएगा अध्यक्ष को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, तो धारा 2 के 1B के अंतर्गत अध्यक्ष शब्द को परिभाषित किया गया है। और अध्यक्ष का अर्थ होगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन और राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष। तो अध्यक्ष शब्द को परिभाषित धारा 2 के 1B में किया गया है। और अध्यक्ष का मतलब क्या होगा? जहाँ पर भी अध्यक्ष शब्द आएगा, अध्यक्ष का मतलब समझा जाएगा या तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या NHRC के चेयरमैन या SHRC के चेयरमैन। इसके अलावा धारा 2 के 1BA में किस शब्द को परिभाषित किया गया है? तो सबसे पहले आप समझिए, धारा 2 1BA जो है, इसे 2019 के संशोधन के तहत इस धारा को जोड़ा गया। आपसे पूछा जाएगा धारा 2 का 1BA जो है, इसे किस संशोधन के तहत मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में शामिल किया गया? आप कहेंगे 2019 के संशोधन में। और इस धारा के अंतर्गत मुख्य आयुक्त, चीफ कमिश्नर को परिभाषित किया गया है और कहा गया है कि मुख्य आयुक्त का अर्थ वही होगा जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 यानी राइट ऑफ डिसेबिलिटी एक्ट जो 2016 है, इसके धारा 74 के 1 में वर्णित मुख्य आयुक्त। इसका मतलब मानव संरक्षण अधिनियम में जहाँ पर भी मुख्य आयुक्त शब्द आएगा, इसका अर्थ समझा जाएगा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के धारा 74 के 1 में वर्णित मुख्य आयुक्त। इसके अलावा हम लोग देखते हैं, इसके अलावा अगला जो धारा है वो धारा 2 का 1C है। धारा 2 के 1C में आयोग शब्द को परिभाषित किया गया है, कमीशन शब्द को परिभाषित किया गया है। और इस धारा के अंतर्गत कहा गया कि आयोग का मतलब होगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। याद रखिएगा, आयोग का मतलब राज्य मानव अधिकार आयोग नहीं होगा, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन नहीं होगा। जहाँ पर भी इस अधिनियम में आयोग शब्द आएगा, आयोग का मतलब आप समझिएगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो इस धारा में आयोग का अर्थ समझाया गया है और आपको कहा गया है कि आयोग का जो परिभाषा है, आयोग का जो अर्थ है वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है। इसके अलावा धारा 2 का 1D, धारा 2 के 1D में मानव अधिकार को परिभाषित किया गया है, ह्यूमन राइट को परिभाषित किया गया है। बहुत इम्पॉर्टेंट धारा है। आपसे पूछा जाएगा पूरे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है, यह जो कानून है, इस कानून में किस धारा पर मानव अधिकारों को परिभाषित किया गया है, मानव अधिकारों के अर्थ को समझाया गया है? आप कहेंगे धारा 2 के 1D में। तो धारा 2 के 1D में मानव अधिकारों को परिभाषित किया गया है और कहा गया है कि जीवन यानी लाइफ, गरिमा यानी कि डिग्निटी, स्वतंत्रता, फ्रीडम, समानता, इक्वालिटी से संबंधित ऐसे अधिकार जिसका वर्णन भारत के संविधान में या अंतर्राष्ट्रीय परिसंविधान में यानी इंटरनेशनल कोवेनेंट में या भारत के न्यायालय यानी कोर्ट में किया गया है, वो सारे अधिकार मानव अधिकार होंगे। उदाहरण के लिए अगर हम संविधान में देखें तो आप बताइए हमारे संविधान में क्या जीवन से संबंधित कोई प्रावधान किया गया है? तो हम जानते हैं कि आर्टिकल 21 में जीवन जीने का अधिकार है। इसके अलावा क्या हमारे संविधान में स्वतंत्रता से संबंधित कोई प्रावधान नहीं किया? हम जानते हैं कि आर्टिकल 19 जो मौलिक अधिकार है वो स्वतंत्रता से संबंधित है। क्या हमारे
संविधान में समानता से संबंधित कोई प्रावधान किया गया है क्या? हम जानते हैं कि आर्टिकल 14, 15, 16 इसमें समानता के बारे में प्रावधान किया गया है। तो हमारे संविधान में उल्लेखित वो सारे प्रावधान जिसका संबंध जीवन से, गरिमा से, स्वतंत्रता से, समानता से है, वो सारे के सारे प्रावधान मानव अधिकार होंगे, फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय परसंविदा क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय परसंविदा यानी इंटरनेशनल कोवेनेंट का मतलब है किसी भी विषय को लेकर विश्व में कई सारी संधियां और समझौता होती है। संधियों और समझौता के बाद एक डॉक्यूमेंट्स तैयार किया जाता है, वहां पर चीज़ों को परिभाषित किया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन का भी मानव अधिकार से संबंधित संधियां और समझौता होती है, उसमें जो घोषणा पत्र तैयार किया जाता है और उस संविदा में जो प्रावधान किए जाते हैं वही प्रावधान क्या होंगे? अंतर्राष्ट्रीय परसंविदा कहलाएंगे। और न्यायालय का मतलब क्या होगा कि हमारे न्यायालय के द्वारा दिए गए ऐसे निर्णय, हमारे न्यायालय के द्वारा दिए गए ऐसे जजमेंट जिसका संबंध लाइफ से, गरिमा से, स्वतंत्रता से, समानता से जुड़ी हुई है, वो सारे के सारे क्या होंगे? मानव अधिकार होंगे। तो धारा 2 के 1D में मानव अधिकार को परिभाषित किया गया है। कहा गया है कि जीवन, गरिमा, स्वतंत्रता और समानता से जुड़े हुए वो सारे प्रावधान जिसका उल्लेख हमारे संविधान में हो, जिसका उल्लेख अंतर्राष्ट्रीय परसंविदा में किया गया हो, जिसका उल्लेख न्यायालय के द्वारा जजमेंट में किया गया हो, वो सारे के सारे प्रावधान मानव अधिकार होंगे। इसके अलावा धारा 2 का 1E, धारा 2 के 1E में मानव अधिकार न्यायालय को परिभाषित किया गया है, ह्यूमन राइट्स कोड को परिभाषित किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि मानव अधिकार न्यायालय को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, इसका अर्थ समझाया गया है, तो आंसर होगा धारा 2 का 1E के अंतर्गत। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी लाभ हो रहा है ना, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और सब्सक्राइब करवाइए, ताकि और भी बेहतर आप लोगों के लिए किया जा सके, है ना। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कर दीजिए। तो धारा 2 के 1E में मानव अधिकार न्यायालय को परिभाषित किया गया है और कहा गया है कि मानव अधिकार न्यायालय का अर्थ वही होगा जो मानव संरक्षण अधिनियम के धारा 30 में, यानी आगे हम लोग धारा 30 पढ़ेंगे, तो धारा 30 में मानव अधिकार न्यायालय को विस्तार पूर्वक समझाया गया है। तो मानव अधिकार न्यायालय का अर्थ वही होगा जो इस अधिनियम के धारा 30 में किया गया है। इसके अलावा हम लोग अगला धारा देखते हैं, धारा 2 का 1F। याद रखिएगा, धारा 2 के 1F में किस शब्द को परिभाषित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय परसंविदा को, इंटरनेशनल कोवेनेंट को परिभाषित किया गया है। अभी हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय परसंविदा, तो यूनाइटेड नेशन की कई सारी बैठक हुई। यूनाइटेड नेशन की वह बैठक जो 16 दिसंबर 1966 को की गई, वह संविदा, वह परसंविदा जो 16 दिसंबर 1966 को आयोजित किया गया। तो मान लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन की 16 दिसंबर 1966 को एक बैठक हुआ, उसमें 15 प्रावधान निकल कर सामने आए। तो मान लेते भारत के केंद्र सरकार ने 10 प्रावधानों को नोटिफाइड किया, तो ये जो 10 प्रावधान होंगे वो क्या कहलाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय परसंविदा। यानी यूनाइटेड नेशन की 16 दिसंबर 1966 की परसंविदा का वह प्रावधान जो केंद्र सरकार द्वारा नोटिफाइड किया गया हो। तो अंतर्राष्ट्रीय परसंविदा का अर्थ क्या होगा? 16 दिसंबर 1996 की परसंविदा में जितने भी प्रावधान वहाँ पर किए गए, उन प्रावधानों में केंद्रीय सरकार के द्वारा जो प्रावधान को निर्देशित किया गया, नोटिफाइड किया गया, वो सारे प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय परसंविदा होंगे। इसके अलावा धारा 2 के 1E, धारा 2 के 1E में सदस्य को परिभाषित किया गया है, मेंबर का अर्थ बताया गया है। इस अधिनियम में बताया गया है कि सदस्य का अर्थ होगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सारे सदस्य और राज्य मानव अधिकार आयोग के सारे सदस्य, यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स के सारे मेंबर
और स्टेट ह्यूमन राइट्स के सारे मेंबर वो सारे क्या होंगे, सदस्य के अंतर्गत होंगे। इसके अलावा धारा 2 के 1GA, धारा 2 का 1GA है, ये 2019 के संशोधन के तहत जोड़ा गया। इस धारा को 2019 के अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया और इस धारा में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को परिभाषित किया गया, यानी नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस NCBC, इसे परिभाषित किया गया। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का परिभाषा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम यानी नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 की धारा 3 से ली गई है। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? आप कहेंगे धारा 2 के 1G के अंतर्गत, धारा 2 के 1GA के अंतर्गत। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का परिभाषा कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का परिभाषा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 की धारा 3 से लिया गया है। इसके अलावा धारा 2 का 1H, धारा 2 के 1H में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ को परिभाषित किया गया है। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का परिभाषा धारा 2 के 1H में दिया गया है और कहा गया है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का परिभाषा जो है वो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम यानी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 के धारा 3 से लिया गया है। यानी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के धारा 3 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को डिफाइन किया गया है, वही परिभाषा होगा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के धारा 2 के 1H में है। इसके अलावा धारा 2 के 1HA यह जो धारा है यह संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के तहत धारा 2 के 1HA को जोड़ा गया और इस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग को परिभाषित किया गया है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, इसे परिभाषित किया गया है। और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की परिभाषा राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 3 से लिया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का परिभाषा कहाँ से लिया गया है? आप कहेंगे राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिनियम 2005 का धारा 3 के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की परिभाषा ली गई है। इसके अलावा धारा 2 के 1I, धारा 2 के 1I में राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग को परिभाषित किया गया है, यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट को परिभाषित की गई है और इसका परिभाषा संविधान के आर्टिकल 338 से लिया गया है। अगला धारा है धारा 2 का 1IA, धारा 2 के 1I में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को परिभाषित किया गया है और इसकी परिभाषा जो है हमारे संविधान के आर्टिकल 338 के A के तहत लिया गया है। अगला धारा है धारा 2 का 1J, धारा 2 के 1J में राष्ट्रीय महिला आयोग को परिभाषित किया गया है। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, ये सारे धारा काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। पूछा जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग को परिभाषित मानव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत किस धारा में किया गया है? तो धारा 2 के 1J में राष्ट्रीय महिला आयोग को परिभाषित किया गया है और इसकी परिभाषा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के धारा 3 से लिया गया है। इसके अलावा अगला जो धारा है धारा 2 का 1M, धारा 2 के 1M में लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट को परिभाषित किया गया है और इसकी परिभाषा IP 1860 की धारा 2 से लिया गया है। इसके बाद अगला धारा है धारा 2 का 1N, इसमें राज्य आयोग को परिभाषित किया गया है। राज्य आयोग का अर्थ होगा
मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के द्वारा गठित राज्य आयोग स्टेट कमीशन। तो आज हम लोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम का अध्याय 1 जिसमें धारा 1 और धारा 2 को उल्लेखित किया गया है, आज हम लोग इन दोनों धाराओं को काफ़ी विस्तार पूर्वक पढ़े। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में। जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद।